नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन और ऐसे नई नई वीडियोस आपको मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कहानी शुरू होती है न्यूटन से। न्यूटन किसी दिन एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और अचानक एक एप्पल उन पर आकर गिरा। देन ही रियलाइज दैट, उन्होंने सोचा कि भाई एप्पल गिरा तो वो सीधा ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, आड़ा तिरछा क्यों नहीं गया। उसके पीछे उन्होंने स्टडी शुरू की। स्टडी जैसे जैसे शुरू की वो पहुंचे ग्रेविटेशन पर। ग्रेविटेशन के बाद फोर्स एंड मोशन पर आए। उसके बाद उन्हें कुछ डाटा अवेलेबल मिला जो डाटा कलेक्ट किया था केपलर से। तो न्यूटन ने केपलर लॉ और केपलर द्वारा दिए गए सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज किया और फिर उन्होंने थ्योरी फॉर्मुलेट की जिसका नाम दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर विथ डिफाइनेट फोर्स। उनकी थ्योरी में यह दिया था कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में ये दूसरे ऑब्जेक्ट को एक डिफाइनेट फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। मतलब हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के मास का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और दोनों ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। आप स्क्रीन पर दो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जिनका मास है m1 एंड m2। उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है d। तो आइए अब समझते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उनकी इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट का मास वही m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ये उनके सेंटर से एक्ट कर रहा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उनके सेंटर से लेंगे जिसे हम दे देंगे d। ओके, अब क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, किससे अट्रैक्ट करते हैं? विथ अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इन दोनों के मासेस, इन दोनों के जो मास है उन मास का प्रोडक्ट और ये उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो ये हो जाएगा भाई फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 इंटू मास 2। ये है पहली लाइन। कहां से कहां तक? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्टली होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस से। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद आगे क्या कहता है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके जो डिस्टेंस है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो भाई लिखेंगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए क्या आएगा? 1 अपॉन। ओके, अगर डायरेक्ट है तो अपॉन नहीं लगता, इनवर्स है तो भाई यहाँ पर अपॉन लगेगा। यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेना चाहिए डायरेक्टली। ओके, और यहाँ पर बात हो रही भाई इनवर्सली की। तो इनवर्सली क्या होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच के अंतर का स्क्वायर, मतलब d का स्क्वायर। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 की बात करें तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फोर्स के लिए एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हम फोर्स को प्रोपोर्शन में ही लिखेंगे पर 1 और 2 की मदद से। तो लिखेंगे फोर्स ये प्रोपोर्शनल है किससे? मास 1 इंटू मास 2 अपॉन डी स्क्वायर। देखिए ये ऊपर में
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को हमने इस तरह से एक साथ लिख दिया है। अब यहां पर क्या है, ये जो प्रोपोर्शनल है, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हम हटा देंगे, तो उसके लिए हमें कांस्टेंट टर्म लगानी पड़ेगी जिसे हम कहेंगे ग्रेविटी। तो आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय मास 1 इंटू मास 2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब फिर आगे यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी थी न्यूटन्स को, तो ग्रेविटी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, भाई जी को यहीं पर रखा और डी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा फोर्स इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय मास 1 इंटू मास। अब ग्रेविटी को यही रख देंगे, तो ये हो जाएगा, हमने देखिए ग्रेविटी को यही रख दिया और इसको इसके नीचे शिफ्ट कर दिया, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास 1 इंटू मास 2। ओके, अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये जी को हम ऐसा ही रख देते हैं। अब यहां पर हमें सबके यूनिट पता होने चाहिए, यहां पर यूनिट पता होना जरूरी है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, सॉरी डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और ये डिस्टेंस स्क्वायर में है तो यहां पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, मास का स्क्वायर, सॉरी मास का यूनिट होता है किलोग्राम, मतलब केजी, तो मास 1 के लिए भी आएगा केजी और मास 2 के लिए भी आएगा केजी। ओके, इसी का अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ये हो गया भाई किलोग्राम स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को फ्रेंड्स हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके, इसी वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा G इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये अपॉन को हम ऐसा लिख सकते हैं जिसे हम पर कहते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ये क्या है, ये है यूनिट। ओके, ये ग्रेविटी की यूनिट, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू है G इज इक्वल्स टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। अब ये वैल्यू के साथ हमको क्या करना है, यूनिट लगा देना है, तो ये हो जाएगा G इज इक्वल्स टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यही है दोस्तों न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पर पूरा होता है। ओके, यही बात हमें न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में समझनी थी। इस तरह से न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन का यूनिट यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि ग्रेविटी की वैल्यू कैसे आई। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले मेजर किया था हेनरी कैवेंडिश ने। ऐसा यूनिट ऑफ जी, मतलब ग्रेविटी की जो ऐसा यूनिट है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ग्रेविटी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के ना ही साइज पर, ना उसके नेचर पर, और ना ही उसके मोशन पर डिपेंड करती है, और इसलिए कहा गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब चाहे ऑब्जेक्ट का साइज चाहे ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, उस पर भी ग्रेविटी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। ऑब्जेक्ट का नेचर मतलब भाई वो ऑब्जेक्ट का टाइप, मतलब चाहे वो डेंस ऑब्जेक्ट है, ओके, या फिर वो खाली ऑब्जेक्ट है, वो सॉफ्ट मटेरियल है, वो हार्ड मटेरियल है, वो कपास है या कोई आयरन है, कॉटन है, आयरन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है और ना ही उसके मीडियम पर डिपेंड करता है। मतलब ऑब्जेक्ट हवा में रखा हुआ है, जमीन में रखा हुआ है या वाटर पर रखा हुआ है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल चलने वाला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब इस लॉ को आप कहीं पर भी लेकर जाइए, ये परफेक्टली वर्क करेगा, चाहे वो अर्थ हो या कोई अदर प्लैनेट हो, चाहे हवा हो या स्पेस हो, खाली जगह हो या वैक्यूम प्लेस हो, हर जगह ये काम करेगा। तो अब मान लीजिए ग्रेविटी की वैल्यू अपनी ओरिजिनल वैल्यू से डबल हो गई, तो अब क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ग्रेविटी की वैल्यू अगर डबल हो जाती है तो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, तो अब क्या होगा? ओके, इसका आंसर दोस्तों क्या हो सकता है? इसी का मतलब यह होगा, अगर ग्रेविटेशन की वैल्यू डबल हो गई तो ग्रेविटेशन फोर्स भी डबल हो जाएगा। मतलब देखिए, ग्रेविटेशन की वैल्यू
जो है वो है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर इससे वैल्यू को इससे दुगना कर दिया जाए, ओके, डबल कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो भाई ग्रेविटेशन फोर्स भी डबल हो जाएगा। ओके, अभी अर्थ जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है वो उससे ज्यादा फोर्स लगाना शुरू हो जाएगी अगर इसकी वैल्यू डबल हो गई तो। इसी का मतलब यह होगा कि इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल देन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आल्सो डबल। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का या फिर दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल कर दे, दोनों का डबल करने की जरूरत नहीं, दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास जो है आप डबल कर दीजिए तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस ऑब्जेक्ट का वो भी डबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये 4 से डिक्रीज हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इनवर्सली होता है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल हो जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू डबल हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल हो जाएगा। पर अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 से सीधा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि दो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट। ओके, तो मान लीजिए अभी हमने लिया भाई दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मतलब मान लीजिए कि भाई एक लोहे का गुलाम, तो आयरन बॉल की बात करें तो वो कैसा होगा? अंदर से पूरी तरह से भरा हुआ होगा। ओके, हॉलो नहीं होगा, स्फेरिकल पूरा भरा हुआ होगा। तो यदि दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उनके बीच का फोर्स उनके सेंटर के डिस्टेंस से होगा। मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट, जैसे गोल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल है, तो उन दोनों का जो सेंटर होगा उन सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस काउंट किया जाएगा। ओके, और उनके सेंटर के डिस्टेंस को भाई हम d से डिनोट करेंगे। पर अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल नहीं है, ये देखिए अब यहां पर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट अब स्फेरिकल नहीं है, मान लीजिए दो पत्थर है। ओके, अब पत्थर दोनों गोल तो नहीं होंगे, एक जैसे तो नहीं होंगे, तो ऐसे स्फेरिकल नहीं है जिनका शेप इर्रेगुलर है, तो उनके फोर्स का डायरेक्शन उनके सेंटर ऑफ मास से होगा। मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ओके, वहां से उनका सेंटर मेजर किया जाएगा और उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। और भाई यहां पर भी डिस्टेंस को हम d से डिनोट करेंगे। सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। जैसे मान लीजिए स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का जो सेंटर ऑफ मास है ये उसके सेंटर पे ही होगा, पर ऑब्जेक्ट इर्रेगुलर है। अब इर्रेगुलर है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका टोटल मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड होता है। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी चारों ओर से एक जैसी हो, अभी भाई हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि आयरन बॉल, लोहे का बॉल है, तो बॉल का सेंटर भाई बराबर सेंटर पॉइंट में होगा और चारों तरफ से सेंटर का जो रेडियस और डिस्टेंस होगा एक जैसा होगा। तो इस समय में उसकी डेंसिटी जो होगी वो चारों ओर से एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ऐसे ऑब्जेक्ट का सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर से लिया जाता है। ओके, जैसे आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि भाई ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, उस ज्योमेट्रिकल सेंटर से उनका सेंटर ऑफ मास लिया जाता है। या फिर ऑब्जेक्ट, अब अलग अलग बात करेंगे, अभी हमने स्फेरिकल की बात की, स्फेरिकल के लिए एक और रूल यहां पर लग सकता है और बाकी ऑब्जेक्ट के लिए भी। तो या फिर अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या सिलेंड्रिकल है, ओके, यदि उनकी डेंसिटी चारों ओर एक जैसी है, जैसे कि स्फेरिकल शेप की डेंसिटी चारों ओर एक जैसी होती है, वैसे स्क्वायर की भी एक जैसी होगी। अगर हम रेक्टेंगल की निकालें तो उसकी भी एक जैसी मिलेगी और सिलेंडर की भी एक जैसी मिलेगी। तो इनकी डेंसिटी चारों ओर एक जैसी यूनिफॉर्म है, तो उन ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उनके सेंट्रॉइड से होगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी कि भाई उनके सेंट्रॉइड से होगा। और सेंटर पॉइंट क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, दोस्तों ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने ये अज्यूम किया था कि इनवर्स स्क्वायर उनके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे डिस्टेंस से इनवर्स होता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनवर्स होता है, तो इनवर्स का स्क्वायर जो होगा ये उनके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। और ये हमने फॉर्मूले में देखा है और यह उन्होंने अज्यूम किया अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, केपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है भाई
टाइम पीरियड का स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके एवरेज रेडियस के क्यूब के बराबर। तो फ्रेंड्स अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केपलर्स थर्ड लॉ ने किस तरह से न्यूटन्स की हेल्प की, और इस बात को जानने के लिए हमें समझना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आइए देखते हैं। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और हमें यह पता है कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है उस पर फोर्स सर्कल के सेंटर से एक्ट होता है, और इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय m, रेडियस ऑफ सर्कल डिनोटेड बाय r एंड इट्स स्पीड डिनोटेड बाय v, तो हम यह कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ये मैथमेटिकली प्रूव किया जाता है, जिसे आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो यदि कोई प्लैनेट सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है, देखिए यहां पर एक बात ध्यान में रखना है, सर्कुलर ऑर्बिट में, इलिप्टिकल नहीं। तो अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड में, वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्यूशन करता है, तो प्लैनेट पर एक्ट होने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स सन की ओर होगा। मतलब सन से सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सन के सेंटर से, क्योंकि सन ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट ये छोटा ऑब्जेक्ट है, तो सन के सेंटर से सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, जो होगा फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो आइए न्यूटन्स ने कैसे इस इनवर्स इक्वेशन को डिराइव किया और कैसे केपलर्स लॉ का अपने इक्वेशन में यूज किया, उसे हम देखते हैं। आइए प्रूफ करते हैं इक्वेशन को। तो आइए प्रूफ करते हैं कि किस तरह से न्यूटन ने हमें बताया है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो मान लीजिए यहां पर एक डायग्राम बनी है, भाई ये सन है और ये एक प्लैनेट है जो सन के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है, और r जो है ये r मतलब d ही है, उसके बीच का डिस्टेंस ही है। हम इसे फोर्स ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर लिखे है, इसके हिसाब से r स्क्वायर लिखे, एक ही बात है। इस बात को किस तरह से न्यूटन ने प्रूफ किया और इसे प्रूफ करने के लिए कैसे उसने केपलर्स के लॉ का यूज किया, केपलर्स के थर्ड लॉ का, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, अब यहां पर यही से हम इसकी शुरुआत करने वाले, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 1। एक एक बात लिखते चलेंगे। देखिए m मतलब होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लैनेट लिखेंगे हम यहां पर क्योंकि हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं। v होगा v इज इक्वल्स टू स्पीड, वेलोसिटी जो बोलते हैं हम, स्पीड ऑफ प्लैनेट, और r मतलब हो जाएगा भाई ये रेडियस है, मतलब दोनों के सेंटर से जुड़ा हुआ है, मतलब ये है भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। ओके, अब यहां पर देखिए हम स्पीड ऑफ प्लैनेट की बात करें, यहां पर हम स्पीड ऑफ प्लैनेट की बात लिखेंगे, स्पीड ऑफ प्लैनेट, जिसे हम डिनोट करेंगे v से, वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए किसी भी चीज की अगर हमें स्पीड निकालनी है तो वही देखना पड़ेगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसे कितना समय लगा है, मतलब हमें उसकी स्पीड मिलेगी। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो हम बोलते हैं, बस वही यहाँ पर ये हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस ट्रेवल की हम बात करेंगे, यहाँ से स्पीड ऑफ प्लैनेट v हम लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल को हमें यहीं पर रख देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल की हम बात करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्स मतलब हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन।
ओके, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, तो भाई इस प्लैनेट ने यहां से शुरू किया और वापस यहां पे आया तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया ये हमें लिखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस, तो प्लैनेट का डिस्टेंस ट्रैवल करना, मतलब डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लैनेट इन 1 रिवॉल्यूशन। अब ये जो 1 रिवॉल्यूशन होगा, ओके, ये किस में होगा, ये होगा सर्कुलर ऑर्बिट में, 1 रिवॉल्यूशन इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब सर्कुलर ऑर्बिट की हम बात करें तो ये है डिस्टेंस, मतलब किसी सर्कल की रिंग है उसका डिस्टेंस निकालना, मतलब उसकी पेरीमीटर निकालना होता है, तो ये इसी को हम बोल सकते हैं, इसी के बदले हम ये लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट। इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, अभी आ गया 2 पाई आर। अब हम यहां पर बात करेंगे टाइम टेकन की, तो टाइम टेकन लिख देंगे सिंपल, टाइम टेकन मतलब क्या होता है भाई टी, टाइम टेकन को हम टी से डिनोट करते हैं। तो अब हम यहां पर आते हैं भाई स्पीड पर, स्पीड ऑफ लाइट पर, मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल मतलब हो गया 2 पाई आर अपॉन टाइम टेकन मतलब t, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे पुट v इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन t इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। इसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू 2 पाई r अपॉन t, क्योंकि v की वैल्यू ये पूरी है 2 पाई r अपॉन t, थोड़ा मैं ऐसा लिख लूं भाई 2 पाई r अपॉन t, और ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये r यहां पर अपॉन में है तो ये आ गया r। तो फ्रेंड्स यहाँ इसी का मतलब हम ऐसा लिख लेंगे f इज इक्वल्स टू m इंटू 4 पाई r इंटू r अपॉन ये आ गया भाई t स्क्वायर। ओके, और इन सब के अपॉन में चला गया r। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपॉन में, ये भी अपॉन में, इन दोनों का अगर हम इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r इंटू r अपॉन टी स्क्वायर इंटू r। इस r से इस r को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर बच जाता है फोर्स इज इक्वल्स टू, हम इसे ऐसा लिख लें 4m पाई r अपॉन टी स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड हम r स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू 4m पाई r इंटू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा लिख लो भाई r स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 4m पाई r क्यूब अपॉन यहां पे आ जाएगा r स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए इसमें से मैं r क्यूब और टी स्क्वायर को अलग कर देता हूं, तो आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू 4m पाई, ये आ गया r स्क्वायर इंटू r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू कैपलर लॉ, कैपलर्स लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, कैपलर्स थर्ड लॉ है भाई टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये है कैपलर्स का थर्ड लॉ। पर यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, आर क्यूब ऊपर है और टी स्क्वायर यहां पर नीचे है, मतलब ये इनवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पर इसे ही हम क्या कहते हैं के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये है भाई
कांस्टेंट। ओके, k इज इक्वल्स टू यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं आर क्यूब और टी स्क्वायर, इसका अगर रेसिप्रोकल कर दे तो k का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 1/k। ओके, तो अब हम क्या कर देंगे, इसके बदले हम लिख देंगे 1/k। तो ये आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू 4m पाई आर स्क्वायर 1/k, मतलब 1 का मल्टीप्लाई मैं इससे 4m पाई से करूंगा तो वही रहेगा, नीचे में बस आ जाएगा k। बट हमें पता है कि 4m पाई अपॉन k ये पूरा का पूरा होता है कांस्टेंट, और ये अगर पूरा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर। इसी को हम ऐसा लिख लेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स। ओके, तो ये आ जाएगा वही r स्क्वायर। बस यही हमें प्रूफ करना था। इस तरह से न्यूटन्स ने इस इक्वेशन को प्रूव किया। आई होप दैट ये आपको समझ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स यह नेचर में अवेलेबल सभी फोर्स से वीकर है। हाँ, सभी फोर्स से कमजोर फोर्स है, पर यह यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, और ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ह्यूज मॉसेस ऑफ प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूनिवर्स। मतलब हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स है, बड़े बड़े स्टार्स है, और बहुत बड़े बड़े अदर कॉन्स्टिट्यूएंट है। इन सब के होने के कारण ही ये पॉसिबल है कि ये यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। ये ग्रेविटेशन फोर्स हमें बहुत ज्यादा लगता है, पर ये सबसे वीकर फोर्स है। पर ये ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि ये जिस चीजों से जनरेट होता है, जैसे हेवनली बॉडीज है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, ये बहुत बड़े है, ये ह्यूज मासेस वाले। फ्रेंड्स, आपको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता है। क्या आप जानते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो नाउ कम लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो आइए जानते हैं कैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4 kg, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोर्स। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, उसे डिस्टेंस को हम r लिया है, तो डिस्टेंस है 0.5 मीटर। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इनके बीच का फोर्स। इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है भाई फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल, इसे हम कहेंगे फोर्स। भाई ये फोर्स, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी g, और आएगा मास 1 मास 2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे भाई, सबकी वैल्यूज यहाँ पर रख लें। सबसे पहले g की वैल्यू आपको पता है, g इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, अब साथ में मास 1 हमेशा आपको कैपिटल मास लेना है, जो है 5 kg। उसके बाद मास 2 यह आ गया 4, और डिस्टेंस हमें पता है, मतलब r 0.5, और हमें निकालना है यहाँ पर भाई फोर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट अप करेंगे। f को वैसे ही रखना है, वी हैव टू फाइंड इट। g की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 इनटू मास 1 है 5 और मास 2 है 4, अपॉन में आ जाएगा वही r स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करने पर यू विल गेट द आंसर, दैट इज ए फोर्स इज इक्वल्स टू 533.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन। भाई यहाँ पर हमने n न्यूटन इसलिए लगाया क्योंकि फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस
और उन ऑब्जेक्ट का मास मतलब वेट वजन कितना है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, इफ यू वांट टू राइट इट, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मेरे वीडियो सच में अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये कोशिश है उन स्टूडेंट तक मेरे वीडियोस को पहुंचाने की जो स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे। ओके, फिलहाल लॉकडाउन है और स्कूलें कब खुलेगी कुछ गारंटी नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो बच्चों का नुकसान ना हो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और नई नई अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आए, नए नए तरीके से, नए नए एनिमेशन के साथ। तो देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। जय हिंद दोस्तों।